स्टार्टिंग में हमें एनडीए का नहीं पता रहता, हमें बस ये रहता है कि हाँ हमें आर्मी एयरफोर्स या पर्टिकुलर कुछ डिफेंस में ज्वाइन करना है। ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि जब मैंने वही कहा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं तैयारी करने बैठ जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है सिलेबस पीवाईक्यू कुछ आइडिया नहीं है। जैसे जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है, जेईई एडवांस का होता है, और भी अदर एग्ज़ाम होते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, एसएससी सीडीएस। ऐसी एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुखोई एकेडमी। आज हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की समस्याएं जो आती हैं एनडीए के प्रिपरेशन में, उसको एड्रेस करने के लिए ये पॉडकास्ट की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमें एनडीए के प्रिपरेशन शुरुआती दौर में कैसे करनी चाहिए। उसके लिए रियल प्रॉब्लम को जो बच्चे फेस कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों के बीच से हमने एक स्टूडेंट बुलाया हुआ है जो कि मेरा स्टूडेंट भी है। उसके साथ हम कई सारी बातें करेंगे और हम समझेंगे कि एनडीए की एग्ज़ामिनेशन में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी है। तो ये रिटन एग्ज़ामिनेशन, एसएसबी और एनडीए क्लियर करने के बाद उसकी आगे की लाइफ कैसे होगी। आज शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज़ को। दिस इज़ फर्स्ट डे स्टूडेंट्स। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे डिफेंस से जुड़ी हुई सारी जो बातें आपके जहन में दिमाग में आती हैं, उन सबको हम यहाँ पे कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। और साथ ही साथ आपको कोई ऐसी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। मैं अपने जो आज गेस्ट बोलूँ, मेरा स्टूडेंट बोलूँ, ऋषज मेहता, ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छा बच्चा है, और जो क्वालिटी ऑफिसर्स में होनी चाहिए वो इसके अंदर दिखते हैं। तो एक ऐसे फैमिली से भी आता है जहाँ पे डिफेंस से जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी रिप्रेजेंट भी करता है। और मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स की समस्याओं को समझ के सुखोई एकेडमी आया है। तो रिसर्च, अपने बारे में ऑडियंस को कुछ बताओ। साथ ही साथ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट में मैं स्टूडेंट्स की जो समस्याएं रेगुलर लाइफ में आती हैं तैयारी के दौरान, वो डिस्कस करने के लिए मिला हूँ। रिसर्च, प्लीज़ शुरू करिए आप ऑडियंस के साथ बातचीत, एंड देन हम जो समस्याएं आप लोग को आई या आपके दोस्तों को आई, आप बताएं उसे। थैंक यू सर। मेरा नाम ऋषज मेहता है एंड अभी मैं क्लास 12th में हूँ और मैं भी एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मेरा अभी सितंबर में अटैम्प्ट भी है। एंड मुझे जब स्टार्टिंग में एनडीए का पता लगा, मुझे लगा कि ऐसे स्टार्टिंग में हमें एनडीए का नहीं पता रहता, हमें बस ये रहता है कि हाँ हमें आर्मी एयरफोर्स या पर्टिकुलर कुछ डिफेंस में ज्वाइन करना है, बट उसके लिए क्या पाथवे है, कहाँ से कैसे करना है, वो सबको क्लियर नहीं रहता। वो भी आपको कहीं ना कहीं से पता लगता है, गाइडलाइन ये मिलती है। मतलब ये शुरुआती दौर में होता है, स्कूल के टाइम पे सुन रहे हैं आर्म फोर्सेस ड्रेस वर्दी, ये सब देख के एक फैंटेसी सी क्रिएट होती है। मतलब जैसे कुछ टाइम पे रहता है, फर्स्ट सेकंड क्लास सबके सपने रहते हैं कि हाँ बड़े होकर पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वही रहता है कि आर्मी में जाना है, सोल्जर बनना है, बट क्या करना है, कैसे करना है, वो सब नहीं पता रहता। तो बड़े होते होते जब धीरे नहीं, तो धीरे बड़ों तुम्हें से पता पहली लगता बार है। कब ऐसा लगा कि मुझे आर्म फोर्सेस में जाना चाहिए एनडीए के थ्रू या जो भी डिफेंस के एग्जामिनेशन होते हैं उसके थ्रू? तुम्हें पहली बार मेरा फीलिंग कब आई? काफ़ी टाइम से ही, जब से मैं छोटा हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मुझे प्लेन उड़ाना है। तो वही सपना बड़े होते होते, डेवलप होते होते ये हो कि प्लेन नहीं, फाइटर जेट उड़ाना है और तेज़ चलते हैं, मतलब देश की सेवा करनी है देश की तुम्हें। सेवा करनी है। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि हाँ ये उसके लिए एयरफोर्स ज्वाइन करनी पड़ेगी। एयरफोर्स के बाद फिर आपको एनडीए के थ्रू आप एयरफोर्स में जाते हो, उसका भी एक एग्ज़ाम होता है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे करके सब कुछ धीरे धीरे पता लगता गया। बट इन द मीन वाइल टाइम मुझे बहुत काफ़ी क्वेश्चंस आए, डाउट्स आए, तो मैं पूछता रहा सारे अपने एल्डर्स से, अपने आसपास जो मेरे मेंटोर्स थे उनसे पूछता रहा। तो धीरे धीरे करके क्लियर हुए और उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को मैं आज अपने साथ भी लेके आया हूँ, ताकि जो बच्चों को सही गाइडलाइन नहीं मिल पा रही है या जो गाइडलाइन के पीछे हैं, मेंटोर मिल जाए उन्हें कोई अच्छा, तो उनके क्वेरीज भी आज क्लियर हो जाएंगी। तो अच्छा है, मतलब स्टूडेंट्स की समस्याओं को लेकर रिसर्च है जो एनडीए में जाना चाहते हैं या डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। रिसर्च, सबसे पहले जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मीन्स जब तुम्हें फील हुआ होगा कि पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में क्या आया एनडीए को लेके? सबसे पहले तो यही आता है कि एनडीए का, हमें ये पता लग गया कि एनडीए है, कुछ एक एकेडमी है, तो उसमें हम ज्वाइन कैसे करें उसको, कैसे एनडीए में एंटर होते हैं,
सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, और अगर उसका एग्ज़ाम होता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत तो है। एक तो आपको पता है, बट हम और आप इन दोनों इस माध्यम से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, उनको भी ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आंसर बता देता हूँ। एक तो जो एनडीए है उसका एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी इज़ अ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, क्लास ए एंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एज वेल एज डिफेंस के एग्जामिनेशन। तो डिफेंस के एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए तो सिर्फ एनडीए ही नहीं है, देयर इज अ सीडीएस ऑल्सो। तो सीडीएस के थ्रू आप जाते हो तो आप ग्रेजुएट होने के बाद जाते हो, और या अपियरिंग में हो तो जाते हो। और एनडीए की जब हम बात करते हैं तो एनडीए अगर किसी का 12th अपियरिंग में है या 12th पास हो चुका है तो वो एलिजिबल है। बट इसमें मल्टीपल क्राइटेरियाज क्रिएट होती हैं। जैसे अगर मैं आपको मेंशन करूँ तो एक तो अगर कोई एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है तो अनमैरिड होना चाहिए। अगर वो उसे फॉर्म फिलअप करना है तो वो अनमैरिड हो। मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, बोथ जेंडर। पहले ऐसा नहीं था, बट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी इसको इंक्लूड किया गया कि महिलाओं को भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए डिफेंस फोर्सेस में। एंड उसके बाद फिर आती है बात कि सर क्या इंडियन सिटीजन्स ही इसको फिलअप कर सकते हैं? तो देखो, इंडियन सिटीजन्स तो अलाउड है ही हैं, बट नेपाली सिटीजन्स को भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है कि वो भी भर सकते हैं। बट उसके लिए वही गवर्नमेंट से आपको देखना पड़ेगा कि आप उस क्राइटेरिया में आते हो या नहीं आते हो। कुछ और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडियन ओरिजिन पर्सन हैं जो इंडिया माइग्रेट कर गए हैं, वो भी उनको भी हमने परमिशन दिया हुआ है। हमने मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दिया हुआ है कि वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद एज क्राइटेरिया जो आता है, तो एज की बात करें तो 16.5 से लेकर 19.5 के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, यानी 2 बार फॉर्म आता है। अब आप उस 16.5 और 19.5 के बीच में आते हैं या नहीं, तो इसके लिए हर बार आपको नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। और नोटिफिकेशन में जो एज क्राइटेरिया है उस पर डेट स्पेसिफिक लिखते हैं, जुलाई की इस डेट से। फिर आपको कैलकुलेट करना चाहिए अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और अभी तो इस इंटरनेट के ज़माने में आप उसे ईजिली आज आप कैलकुलेट करना चाहो तो गूगल में जाओ, एज कैलकुलेटर डालो और वो डेट डाल के आप कैलकुलेट कर लो कि आप कब एलिजिबल होगे या एलिजिबिलिटी कितने अटैम्प्ट आपको मिलेंगे जब साल में 2 बार पेपर हो रहा है। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और दूसरी क्या ऐसी समस्याएं क्रिएट होती है जो बच्चों को परेशान कर रही हैं? एलिजिबिलिटी हो गई, पता लग गया कि इस एज 16.5 से 19.5 के बीच में हमें एग्ज़ाम देना अलाउड है। तो उसके बाद ये आता है कि एनडीए का एग्ज़ाम होता है, तो उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है उसका? हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि जब मैंने वही कहा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं तैयारी करने बैठ जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है सिलेबस पीवाईक्यू कुछ आइडिया नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमें जब भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉट ओनली फॉर एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी का कोई भी अदर एग्ज़ाम है या किसी भी एग्ज़ाम की बात करी जाए, तो नोटिफिकेशन के थ्रू जरूर जाना चाहिए। तो अगर आप उसमें देखोगे तो जो एनडीए का पेपर है ये 2 पार्ट में है। एक तो आपका रिटन एग्जामिनेशन जो कि ओएमआर बेस्ड होता है। दूसरा, अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो तो आप जाते हो एसएसबी के लिए, तो उसे आप टियर 2 बोल लो या आप इसे इंटरव्यू प्रोसेस बोल लो। तो जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें 2 पेपर होते हैं। यूपीएससी सेम डे में 2 पेपर कंडक्ट कराती है। एक पेपर 1 मैथमेटिक्स का और पेपर 2 जिसे हम कहते हैं जीएटी। तो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 120 आते हैं और पर क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे तो 300 मार्क्स ही हो गया। एंड जो जीएटी पेपर है, जीएटी का पेपर 600 मार्क्स का होता है और इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। अब जीएटी ऐसा नहीं कि कोई एक सिंगल सब्जेक्ट है उसमें, तो जीएटी में 2 पार्ट पे डिवाइड किया गया इसे। एक तो इंग्लिश का पेपर होता है, पार्ट ए में इंग्लिश होगी 50 क्वेश्चन और पार्ट बी में 100 क्वेश्चन है जिसमें जीके लिख देते हैं उसे। तो जीके में आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, जनरल साइंस भी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स यानी जिसे आप बोल लीजिए पॉलिटी, एज वेल एज करंट अफेयर। तो ये क्लियरली मेंशन टॉपिक्स हैं। तो इसके लिए मैंने वही कहा कि आपको नोटिफिकेशन के साथ अब वर्ड्स के थ्रू जाना चाहिए। पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स बता दिए कि इन सब्जेक्ट से एग्ज़ाम आता है, तो उसके बाद एक ये रहता है कि हाँ, अब हिस्ट्री को देखें या ज्योग्राफी देखें तो बहुत वास्ट सिलेबस है। मतलब इतना मतलब कब कितना पढ़ेगा इंसान, वो भी होता है। तो
उसके बाद भी अगर कोई पर्टिकुलर इतना कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है तो हो सकता है, तो उसका भी कोई क्राइटेरिया रहता हो? 80 एग्ज़ामिनेशन निकालना, कोई भी एग्ज़ामिनेशन निकालना, ये आर्ट है। और मतलब आर्ट सीखने के लिए किसी ना किसी मेंटर के पास तो आपको जाना ही पड़ता है, या तो कुछ आप डेवलप करोगे तो टेक लॉट्स ऑफ टाइम ना। और एनडीए के लिए कितनी लिमिटेड एज गैप बाउंड्री दिया गया है, तो आप पाओगे क्या कि अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट करने लगो तो गड़बड़ हो जाएगा। सो इसका एक सिंपल सा क्राइटेरिया ये है कि अगर आपको किसी से गाइडेंस ले लो, एक तो वो आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ से बनता है। दूसरी चीज़, अगर आप खुद भी देखना चाहते हो तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ हमेशा बच्चों को कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो गाइड है उस आर्ट का। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो आपको पता चलता है कि किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन और कितने डेप्थ में क्वेश्चन बन रहे हैं, क्रूशियल टॉपिक्स। तो ये आपको पता चलेगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, आपने भी किया होगा, एंड इवन सुखोई ये कर रहा है आपके साथ। मुझे लगता है आपने कम से कम 5 साल का PYQ लगाया होगा। कर रहे हैं वो तो, सारे PYQ चलते हैं साथ में। तो उससे आपको पता चल गया होगा कि हाँ, कौन सा सेक्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से मेरा पोर्शन कौन सा ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये एक तरीका है फाइंड आउट करने का। PYQ देखो, PYQ से पता लग जाता है कि आपको कहाँ पे ज़्यादा मेहनत बिल्कुल करनी है, PYQ से पता चल जाएगा, और PYQ देखना चाहिए। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल। और जैसे PYQ तो एक पोर्शन हो गया, दूसरे मेंटर्स काफ़ी हेल्प करते हैं इसमें, तो मेंटरशिप लेनी चाहिए। अब आप किसी से भी वो ले सकते हैं, अपने दोस्त से लीजिए जिसने एग्ज़ाम कभी दिया हो, अपने टीचर से लीजिए जो एग्ज़ाम दे के फिर आपको पढ़ाने आ गया हो। ऐसे मतलब मल्टीपल वे है आप जहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और क्या इसमें कुछ ऐसी सर, चीज़ें जो मुझसे छूट रही हो जो तू पूछना चाह रहा हो? नहीं मतलब आपने एग्ज़ाम पैटर्न बताया, आपने बताया सिलेबस क्या है, एंड उसके बाद ये रहता है कि बाकी एग्ज़ाम जैसे होते हैं इसी स्ट्रीम में कि आप PCM में जैसे JEE मेंस का एग्ज़ाम होता है, JEE एडवांस का होता है, और भी अदर एग्ज़ाम होते हैं जो UPSC कंडक्ट कराती है, SSC CDS। ऐसी एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो नेगेटिव मार्किंग है क्या, और क्या वो NDA में भी होता है? हाँ, ये मतलब ये तो ऐसा है कि ये रियल टेस्ट है। जैसे एक होता है कि जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, वो तुक्का मारा, तो यहाँ पे 25% चांसेस है कि आपका सही हो जाएगा, कि हाँ ठीक है, गलती से हमने लगा दिया। बट अगर देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग है एनडीए के एग्जामिनेशन में है, यूपीएससी के सभी एग्जामिनेशन में है। तो एनडीए जो है वो 1/3 मार्क डिडक्ट करती है आपसे। लेट सपोज जैसे मैंने बताया कि मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, 2.5 मार्क्स का। अगर आपने एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स में गलत किया तो आपके 0.83 मार्क्स डिडक्ट होंगे। ऐसे ही आपने जीएटी के किसी भी क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन मान लीजिए आपने गलत कर दिया, छोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने गलत OMR फिलअप, छोड़ने पे नहीं कटते, छोड़ने पे नहीं करते, OMR आपने गलत भर दिया तो वहाँ पे आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपका 1.33 मार्क्स डिडक्ट हो। मतलब जितने मार्क्स का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, बिल्कुल। वो गलत हुआ तो उसके 1/3 कट। हाँ, 1/3 कटने। एंड एक और चीज़ जो आपने क्वालिफिकेशन में पूछा था, तो डिफेंस फोर्सेस में भी देखा जाए तो आप पाएंगे कि आर्म फोर्सेस है, नेवी है, एयर फोर्स है। उस क्वालिफिकेशन को मैं यहाँ कनेक्ट करने चाहूँगा कि अगर आपको एयर फोर्स और नेवी में जाना है तो आपका 12th में मैथमेटिक्स और फिजिक्स का होना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं वहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने वहाँ आपको मेंशन नहीं किया, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर लेट सपोज कोई छोटा बच्चा है, प्लान कर रहा है, तो उसे इसी हिसाब से प्लान किया। अगर एयरफोर्स में जैसे आपको एयरफोर्स ने आपकी सोचा है आपने जाने का, तो आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना 12th में बहुत ज़रूरी है। तो आप ये नहीं कि आप कोई और सब्जेक्ट या जैसे आर्ट साइड से चले जैसे जाओ। 11th में हम स्ट्रीम चूज़ करते हैं, तो हाँ। उससे पहले हमें पता रहना है कि अगर एयरफोर्स या नेवी जाना और है। बच्चों से यही गलतियाँ होती हैं कि वो पता चले उन्होंने आर्ट्स बैकग्राउंड ले लिया और फिर वहाँ पे वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स ना होने की वजह से वो सिर्फ एक स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो है आर्म फोर्सेस। सिर्फ आप आर्मी में या आर्म बिल्कुल। फोर्स जा सकते हो। अगर आपने PCM लिया तो आप एयरफोर्स और नेवी में हाँ, जा और आप आर्मी के लिए भी एलिजिबल हो। सकते हो। और कौन सी समस्याओं questions का मैं देखता हूँ। मतलब पूरा पेपर लेके पूरा बैठे हैं पेपर आप। लेके आता हूँ। बहुत सारे ये questions भी आते अच्छा है कि प्रिपरेशन, मतलब जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें प्रिपेयर रहना है कि हमें आगे क्या करना है। एनडीए जो एग्ज़ाम है, एक कितना इम्पॉर्टेंट पोस्ट के लिए आपको वो हायर कर रहे हैं, हायरिंग में बोलूँ या आप अपने करेज को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि डायरेक्टली देश को अपना कंट्रीब्यूशन देना आर्म फोर्सेस से डायरेक्टली हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कहता कि डॉक्टर्स नहीं कंट्रीब्यूट करता, इंजीनियर नहीं कंट्रीब्यूट करता, या कोई भी एक
फार्मर जो सबसे ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहा है वो नहीं कंट्रीब्यूट करता, सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। बट यहाँ पे एक जब हम ड्रेस पहनते हैं तो एक शौर्य दिखता है। जैसे अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसने बहुत सारे लोगों के अंदर फिर से वो जो पैट्रियोटिज्म है या नेशनलिज्म है वो ग्रो होता हुआ दिखा मुझे। जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो मैं देखता था कि हर दिन जिस क्लास में मैं जा रहा हूँ, सर आज क्या हुआ, आज हमने कौन सा उनके एयर बेस उड़ा दिए या कुछ ऐसा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब इसके लिए जो ऑफिसर बन रहे हैं उनके अंदर आईक्यू जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपके इस बात से मैं काफ़ी खुश हूँ कि आपने पहले से प्रिपरेशन किया हुआ है। थैंक यू सर। अच्छी बात है, ताकि आपके डाउट्स छूट नहीं जाएं। ये अच्छी प्रिपरेशन होनी अच्छी चाहिए ताकि, और मैं आशा करता हूँ कि जो आपका अटैम्प्ट है आने वाला सितंबर उसमें भी आप अच्छा करो थैंक यू और आपके जानने वाले भी अच्छा करें। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइए, क्योंकि हम मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा खींच रहे हैं। सर। बट यस, अब मेरा भी और मेरे ख्याल से बाकी एनडीए एस्पिरेंट्स का भी यही डाउट रहता होगा कि एनडीए का हमें एग्ज़ाम पता लग गया, एनडीए एग्ज़ाम होता है, एंड फिर अब कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि एनडीए का एग्ज़ाम हो गया तो पता लग गया, हमारा क्लियर हो गया, तो चलो एनडीए चलते हैं, हो गया हमारा। तो एनडीए एग्ज़ाम रिटर्न होने क्लियर करने के बाद उसके बाद क्या करना होता है, क्या होता है? उसके बाद तो मैंने आपको बताया कि देर इज़ अ SSP प्रोसेस। तो ये 5 दिन की SSP है, रिपोर्टिंग डे से लेके 5 डे कॉन्फ्रेंस। अब इसमें मल्टीपल प्रोसेस हैं। जैसे एक तो फर्स्ट डे स्क्रीनिंग है, उसके बाद आपके कई सारे टेस्ट हैं, ग्रुप डिस्कशन इस तरह के। तो दिस इज़ अ 5 डे कंप्लीट प्रोसेस। और ये एसएसबी करता कौन है, लेता कौन है? ये तो आर्म फोर्सेस वाले लोग लेते हैं। तो ऑफिसर्स? हाँ, वो आपके एनडीए मतलब डिफेंस फोर्सेस के ही लोग लेते हैं। सो अब मैंने आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे और काफ़ी सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, काफ़ी डाउट्स आते हैं, क्वेरीज आती हैं। तो उसके बाद ऐसे और क्या चैलेंजेस आते हैं जो आपके हिसाब से स्टूडेंट्स को आते हैं इंडी के प्रिपरेशन करते हैं? हाँ, अब जैसे मैं आपकी ही क्लास की बात करूँ तो चैलेंजेस तो एक तो सबसे बड़ा ये होता है कि गाइडेंस का, कि कई बार स्टूडेंट्स किसी ऐसे से गाइड ले लेते हैं जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या और कुछ लोग हैं जो गाइड भी कर देंगे आपको कि हाँ ऐसे कर ले, बिजी है, हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप गाइडेंस कैसे ले रहे हो। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी आपको कुछ भी बताता है वो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हाँ ये सही है या गलत है। तो गाइडेंस सबसे बड़ी समस्या बनती है। आपने बोला चेक कर लेना चाहिए, तो क्रॉस चेक कहाँ से करें हम? अब क्रॉस चेक क्या है कि उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको बताया PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे लेट सपोज मैंने कोई आपको टॉपिक पढ़ाया और अगर आपने PYQ लगाया हुआ है तो आपको मालूम है कि कितने डेप्थ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस NCERT के कौन सी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, क्या फोटोग्राफ के नीचे जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये डेप्थनेस तभी आपको पता चलेगी जब आपने PYQ देखा हुआ है, टीचर ने आपको पढ़ा दिया, अब उसका यूज़ कैसे करना है। तो इसके लिए आपको गाइडेंस की नीड पड़ती है। और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे एग्जामिनेशन हर 6-6 महीने पे हो रहा है और बच्चों के पास अटैम्प्ट कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। टाइम मैनेजमेंट, तो कई बार बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। दूसरा, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जैसे हर बार हिस्ट्री उठा रहे हैं, 6 महीने हिस्ट्री पढ़ते रह गए और 6 मंथ में मैथमेटिक्स के कुछ ही टॉपिक कर पाए। तो इन सारी समस्याओं का ये है कि आप एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाओ, टाइम मैनेज करो एंड उसका चेक एंड बैलेंस देखते रहो कि आप कहीं छूट तो नहीं ऐसे रहा। तो मतलब सारे सब्जेक्ट्स का बैलेंस भी इम्पोर्टेंट है। Yes. कि आप सिर्फ आपकी जीएस अच्छी है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो, ऐसा नहीं है, या सिर्फ नहीं। मैथ्स अच्छी है तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो। एग्जाम क्वालिफाई करना, जैसे मैंने बताया, इट इज़ एन आर्ट, रियल चैलेंज SSB। बट ये आर्ट जो है, ये आर्ट आपको PYQ से मिल जाएगा, आपके मेंटर से मिल जाएगा। आप अगर स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहे हो शेड्यूल को तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अब ये तो 2 चीज़ें हो गई जो स्टूडेंट डायरेक्टली फेस कर रहा है। अब कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं और वो बहुत बड़ी समस्या है। फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते, पुशअप नहीं करते, एंड डिसिप्लिन में ये भी इंक्लूड करना है कि हम राइट टाइम पे उठे, राइट टाइम पे सोएं, एंड उसमें हमें एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करना है। फिजिकल ट्रेनिंग जैसे आप बोलिए, पुशअप करिए, रनिंग करिए, एक्सरसाइजेस करिए, वेट लिफ्टिंग करिए, वॉट एवर यू वांट यू डू, जो कि आपको स्ट्रेंथ देगा, साथ ही साथ आप जो मेंटल एबिलिटी है उसको भी स्ट्रांग करेगा। मतलब सिर्फ पढ़ते ही सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, मतलब आप पढ़ो। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि पढ़ने से ही एग्जाम होगा, पढ़ने से ही IQ तेज होगी, बट आपकी बॉडी जब फिट रहेगी उस सारे डेटा को स्टोर करने के लिए, तभी हो पाएगा। तो बाहर घूमिए, फिरिए, दोस्तों से मिलिए, दौड़िए, बट यस,
सब कुछ डिसिप्लिन मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज खूब पढ़ाई करी, कलम सो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर शेड्यूल। प्रॉपर एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट। डाइट इसलिए क्योंकि अगर आप सही से खाओगे नहीं तो ये ब्रेन जो है ना, इसको खाना चाहिए होता है। तो जब तक हमें कुछ अचीव करना है तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कराने के लिए पहले बॉडी को फिट रखना मतलब पड़ेगा। व्हाट बेसिकली एसएसबी वांट्स कि उनको एक प्रॉपर अच्छा कैंडिडेट चाहिए, जी बिल्कुल। कि उनको बस एक फिजिकल वाला या फिर सिर्फ पढ़ाई वाला है ऐसा नहीं चाहिए, उनको एक ऐसा चाहिए जो सारी चीज़ों में अच्छा हो। समझे वो, बिल्कुल। तो ऋषभ, इतनी सारी मैंने चीज़ें आपको बताई कि ये ज़रूरी है एक कैंडिडेट्स के लिए, तो आप इन चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो या नहीं, ये भी मैं चाहूँगा कि आप ऑन स्टेज ही बता दो। आपने अभी जैसे बताया कि टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे रहने की वजह से काफ़ी अच्छा हो रहा है। कहाँ पे रहने की वजह से? सुखोई में रहने की वजह अच्छा, से मतलब प्रॉपर मेंटरशिप सही जा रही है। मेंटरशिप अच्छी चल रही है, सही है। गाइडेंस हमें मिल रही है अच्छी, तो हमारा अच्छा टाइम मैनेजमेंट है। अब हम सुबह अराउंड 5 o'clock उठ जाते हैं। उसके बाद सुबह मतलब जैसे मेरे बैचमेट्स हैं तो हम कुछ लड़के हम जाते हैं जिम, और कुछ अपना मतलब अपनी अपने हिसाब से कि आपको कैसे करना है, कुछ रनिंग और नॉर्मल अपने वेट ट्रेनिंग के हिसाब से करते हैं। हम जिम चले जाते हैं कुछ लोग, तो ऐसी पर हम फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। बेसिकली हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है कि जिससे हमारा प्रॉपर बॉडी सही रहे, फिट शेप में रहे, तो वो तो सही है। एंड उसके बाद हम वापस आते हैं, रेडी होते हैं स्कूल के लिए, एंड उसके बाद हम जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट में भी हमें ऐसी डाइट, प्रॉपर डाइट का खाना मिलता है। जैसे आज क्या खाया आप? जैसे आज तो सुबह हमें आज मिला था दलिया। तो हाँ, अब दलिया से एक और चीज़ है कि मैं भी पहले ऐसी था, जब छोटा था, जब घर पे रहता था, कि बच्चों को ये लगता है कि दूध क्यों पीना है, दूध बहुत ऐसे बेकार चीज़ है, दूध नहीं लेनी चाहिए, बट अच्छा नहीं लगता दूध। बट बड़े होकर पता लगता है कि दूध बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूध एक काफ़ी हेल्दी चीज़ है। आपको मतलब दिन में 1 गिलास दूध तो पीना ही पीना चाहिए डेली, तो वो ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोन्स स्ट्रांग होती बोन है, स्ट्रांग होती है, कैल्शियम कैल्शियम सही है। मिलता है, या सो वो इम्पोर्टेंट है। एंड फ्रूट्स, एंड यहाँ पे रहते हो हमें एक चीज़ और है कि हम जंक फूड से बहुत दूर हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे एक चीज़ जो स्पेशली यहाँ की अच्छी लगती है, वो जो सोशल मीडिया का अभी जो बच्चों में एक एडिक्शन लग रखा है, उससे बच्चे दूर हैं। कई बार मैं सोचता भी हूँ कि बिना फ़ोन चलाए कैसे रह रहे हैं। जैसे हमें तो आदत भी है स्क्रॉल करने की, ये बच्चे मतलब जब पेरेंट्स, जब पीटीएम होता है तब मैं देखता हूँ कि बच्चे फ़ोन में थोड़ी देर शॉर्ट्स देख रहे होते हैं। वो एक बड़ा ही मतलब, कई बार भावुक भी हो जाता हूँ मैं, फिर मुझे लगता है यार ये इतने दूर रह रहे हैं। बट ठीक है, ये आपके शेड्यूल के हिसाब से अच्छा है। फिर आप ब्रेकफास्ट में जैसे आज आपने दलिया खाया, ऐसे ही और भी चीज़ें जो अब फिर उसके बाद क्लासेस चलती हैं, तो क्लासेस एक प्रॉपर टाइम मैनेज है कि हमें पता है कि इस टाइम से इस टाइम तक क्लास है। जैसे कितने बजे फिर से कितने बजे तक क्लासेस हैं आपकी? यहाँ पे सुबह हमारी 8 o'clock क्लास स्टार्ट होती है, एंड 1 o'clock तक क्लासेस चलती हैं, 8 to 1, 5 8 to hours। 1। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग करते हो? इसमें हमारे सुबह पहले 2 घंटे तो केमिस्ट्री क्लास होती है, आफ्टर दैट 2 hours फिजिक्स, एंड फिर 2 hours अगेन फिजिक्स, दैट पर्टिकुलरली फोकसेस ऑन आर एनडीए। अच्छा, कि मतलब वो जो एक्स्ट्रा फिजिक्स है। एक्स्ट्रा और अभी फिजिक्स आप है, लोग अच्छा 12th में आप हैं, तो 12th भी यहीं तो से हमें कर रहे हो मतलब आप? बोर्ड्स और एनडीए दोनों साथ ही लेके चलने पड़ रहे हैं, ओके तो ओके, तो साथ में सही। हम दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा है। तो उसके बाद 1 o'clock हमारी छुट्टी होती है, फिर हम जाते हैं मेस में अगेन फॉर लंच। एंड लंच में भी डेली ऐसे हेल्दी मिलता है कि आप जैसे जंक फूड, जैसे मैंने बोलते जंक फूड से हम बहुत दूर हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जंक फूड कहीं ना कहीं टेस्टी तो लगता है, घर जाते तो खाते हैं, लेकिन एक काफ़ी टाइम तक अगर दूर रहो तो हमारी बॉडी सही फिट रहती है। ऐसा तो आप कैमरे पे बोल रहे हो या रियलिटी में नहीं भी यही नहीं है? मतलब कई बार रियलिटी, ऐसा होता है कि हम कैमरा देख लेते हैं, हमें लगता है कि हमें बिल्कुल नहीं एस्थेटिक नहीं, तरीके से जाना चाहिए, तो एक्चुअली रियलिटी यही है कि अच्छा। जंक फूड अच्छा नहीं है। अच्छा। मैं ये बोलते हुए भी चाहे घर जाके खाता हूँ, वो अलग बात है, बट अच्छा नहीं है। तो सही। यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम तक नहीं मिलता, तो अच्छी बात है। हम प्रॉपर हेल्दी डाइट लेते हैं। और अब हाँ, अब डाइट की बात आती है, तो बाहर के बच्चों का मैंने कई बार देखा, मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे बाहर भी फ्रेंड्स हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा टाइम टेबल क्या है, तो सबसे पहले वो बोलता है हमारी स्लीप साइकिल बहुत ख़राब चल रही है, हमें सोने का टाइम नहीं मिल रहा, हम रात भर पढ़ते हैं दिन में सोते हैं। तो मैंने कहा फिर तुम्हारा कुछ एक्सरसाइज, फिजिकल, डाइट कुछ नहीं, हम बस पढ़ते हैं। तो अकेडमी ने आपको शेड्यूल हाँ, दे दिया है वो मतलब हमें इसमें। एक प्रॉपर और कभी शेड्यूल मिल जैसे रहा है। नहीं फॉलो करने का मन करे तो सुबह लेट सपोज 8 बजे क्लास शुरू हो रही है, अगर किसी दिन क्लास आप लेट पहुंच रहे हो या ब्रेकफास्ट आप नहीं कर रहे हो,
तो ऐसे में एकेडमी कुछ स्ट्रिक्टनेस है काफी पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट मिलती है। तो पनिशमेंट में किस तरह का है, मतलब पिटाई वाला भी है? नहीं पिटाई नहीं, फिजिकल, ओनली अच्छा। फिजिकल। मतलब आपको मतलब punishment फिर भी में भूख बढ़ेगी, वो भी एक तरह की हाँ, फिजिकल ट्रेनिंग जैसा ही हो गया, ये कि अच्छा है। आपको मारना तो नहीं है कि फ्रॉग जंप होती है, पुशअप्स होते हैं, स्क्वाट्स लगवा देंगे, तो वही पनिशमेंट में होता है तो ये फिजिकल तो जिम ट्रेनिंग। वालों बच्चों के लिए तो एक तो मुझे लगता है कि एक लगता होगा हाँ आज कर हम आज तो फन में करते हैं कि हाँ सही है। पनिशमेंट मिल रहा है, कोई बात नहीं। उसको एक एज अ ये नहीं लेना कि पिट रहे हैं, नेगेटिव चीज़ नहीं लेनी, कोई नहीं, पनिशमेंट मिल रही है, गलती करी है तो उसको भी पॉजिटिव वे में ले लो, क्या दिक्कत है। मतलब जिस दिन अगर 5 बजे नहीं उठे उस दिन कुछ ऐसा कर दो कि फिर हम 2-4 राउंड दौड़ लें। हाँ, अच्छा है ये, मतलब ये भी सही है कि पनिशमेंट को भी बच्चे फन में ले रहे हैं, और यही पॉजिटिव माइंड है। बिकॉज बार बार कहते हैं कि पॉजिटिव ब्रेन के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके ब्रेन में नेगेटिविटी आती है किसी भी चीज़ को लेके, जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो मेस में जाते ही कहते हैं यार आज फिर दलिया बन गया है यार। तो मतलब ये एक वो हो गया कि एक नेगेटिव। वो तो स्टार्टिंग में सबका रहता है। मैं भी स्टार्टिंग में हॉस्टल आया था तो मेरा भी था कि क्या मिल रहा है यार, ये नहीं बट खाना। अभी मतलब अब तो ये है कि अब हाँ, तो आप यूज तो हो जाते हो, एक टाइम के बाद आपको सब खाने का आदत हो जाती है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सब खाना है। अब आपको क्योंकि ये नहीं आपके है कि पास जंक फूड आपके नहीं है। पास जंक फूड नहीं, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो आपको खाना ही पड़ेगा, भूख लग रही है। तो उसमें भी एक प्रॉपर टाइम का होता है कि हमने सुबह अगर नाश्ता कर लिया, बाहर के बच्चे होते हैं 11-12 बजे तक जो नॉन अटेंडिंग होते हैं स्कूल में, तो वो 11-12 बजे तक नाश्ता करते हैं, फिर 4-5 बजे तक जाए खाना कहीं, फिर रात को और 11-12 बजे तक, तो लेट होता जाता है धीरे मतलब धीरे। डिसिप्लिन यहाँ पे डिसिप्लिन अपने बहुत आप बन इंपॉर्टेंट जाता है, है वो अगर बन आप जाता यहाँ है। आ जाते हो तो अपने आप से। सही है। फिर लंच के बाद क्या क्या सीन है, कैसे? लंच के बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रूम से चले जाते हैं, थोड़ी सही देर है। सोते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठे होते हैं तो थक जाते हैं, तो थोड़ी देर सो जाते हैं। फिर 3 o'clock से वापस क्लासेस होती हैं। उसके बाद 3 o'clock हमारी 2 घंटे मैथ्स की क्लास, फिर 5 to 7, दैट डिपेंड्स कि वनडे जीके एंड वनडे इंग्लिश, वो भी पर्टिकुलरली एनडीए को फोकस होता है पूरा, जीके और इंग्लिश का। इंग्लिश अभी हम लिटरेचर पहले से, अभी सितंबर में हमारा अटेम्प्ट है, तो हम अभी एनडीए की इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर रहे मतलब हैं, ग्रामर ग्रामर पे। वगैरह पे आप ध्यान दे रहे हो? और जो लिटरेचर पार्ट है वो हम सितंबर के बाद करेंगे, क्योंकि वो चीज़ हो जाती है कवर। लेकिन अगर आपको एक बार को ये नहीं हुआ तो मतलब आपने कर लिया पहले ये, तो आपके पास एक 12th खत्म होने से पहले एक रिजल्ट होता है हाथ में कि हाँ हमने एनडीए क्लियर कर मतलब लिया। वही जैसा मैंने आपको बोला भी कि बच्चों ना स्ट्रैटेजी फेल कर जाती है। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी का भी यहाँ पे अच्छा वो, आपको स्ट्रैटेजी मिल गई है, टाइम गाइडेंस मिल गई है, सब कुछ तो आपको मिल ही रहा है। तो फिर आपको बस ये है कि आपको मतलब फॉलो करना और है फिर इसे। उसके बाद शाम में स्पोर्ट्स का क्या रहता है? शाम को स्पोर्ट्स हमें, अब जैसे हमारे तो हम तो सीनियर क्लास में हैं, तो हमारे लिए स्पोर्ट्स ऐसे नहीं होते, क्योंकि हम सुबह एक बार हमने फिजिकल एक्टिविटी कर ली तो स्पोर्ट्स इतना हमारे लिए है नहीं कोई। लेकिन जो बच्चे सुबह नहीं जाते, या कई हमारे जो जूनियर्स हैं 9th क्लास में, 10th छोटे क्लास बच्चे में, जो जो हैं छोटे जिनको अभी बच्चे हैं, फाउंडेशन में जो हैं, तो वो उनके लिए शाम को स्पोर्ट्स है। उनका शाम को अराउंड 1.5 आवर स्पोर्ट्स का मिलता है। तो मतलब जो बच्चे अभी अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनको स्पोर्ट्स अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है, बट अब बाकी सभी ये बच्चों भी को। जैसे आपने फिजिकल ट्रेनिंग का बोला, तो ये भी एक एज के साथ पता लगता है कि हाँ फिजिकल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए। लेकिन जब छोटे हो तब तो यही रहता है कि हाँ खेलना है, जो है अच्छा है। खेलना है। तो स्पोर्ट्स मिल जाते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, डिफरेंट स्पोर्ट्स यहाँ पे वैसे खेलते हैं। आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? मुझे वॉलीबॉल, मैं वॉलीबॉल अच्छा है, पसंद करता मतलब हूँ। उसमें प्रॉपर आपकी हाइट भी इतनी है कि मतलब वो आप बढ़िया शॉट भी लगाते होगे। अच्छा सही है। फिर शाम में 7 बजे तक क्लासेस होती हैं और फिर उसके बाद लंच भी होगा। 7 o'clock हमारी फिर छुट्टी होती है, 7 to 6 हमारा डिनर हो जाता है। अच्छा डिनर, हाँ जी। तो 6 to 7, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी। 6 to 7 हमारा डिनर, या 7 to 8, कई बार वो वेरी करता है। 7 to 8 डिनर होता है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इतना आप पहले डिनर कर ले रहे हो। वरना रात को कई देर में जाके डिनर होता है, उसके बाद तुरंत सो जाना, तो वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो आपके उस टाइम में फूड भी डाइजेस्ट हो जाता है, और आपको फिर तो आप रात मतलब को सो 8 बजे जाते के हो। बाद क्लासेस होती हैं? 8 बजे के बाद जो जूनियर्स हैं उनकी 10 o'clock तक, और हमारी 11 o'clock तक क्लासेस होती हैं, फिर अराउंड 11:30 to 12 हम सो जाते हैं। मतलब जो 8 से 11 का टाइम है, ये इसमें कोई टीचर पढ़ाता है आपको या? इसमें हमें सेल्फ स्टडी मिलती है। अगर ऐसा हो कि किसी टीचर को क्लास लेनी है, जो एक टॉपिक को कंप्लीट कराना है, तो क्लास हमारी हो जाती है। वरना हमें सेल्फ स्टडी मिलती है कि हम उस टाइम में बैठ के प्रैक्टिस करें, जो भी हमें पढ़ाया गया है उससे क्वेश्चंस करें, ग्रेट पीवाईक्यूज करें। ग्रेट ग्रेट। तो जैसे सेल्फ स्टडी में भी एक बहुत वैसा होता है कि आपको छोड़ दिया गया है, आप अपना पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, नहीं तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं एक है? टीचर प्रेजेंट रहता है क्लास में पूरे मतलब टाइम। आपके साथ एक टीचर भी वहाँ पे सेल्फ स्टडी सर्वेलेंस कर रहती रहा है। है, ये अच्छी बात है। और ठीक है, तो ये मतलब आप सारी चीज़ें जो मैंने बोला आप लोग उन सब चीज़ से फॉलो होता है फॉलो हो यहाँ रहा पे। है।
सो इसीलिए मैं उम्मीद भी करता हूँ कि रिज़ल्ट भी अच्छा होगा, जैसा पिछली बार भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा अकेडमी का। यस सर। एंड हाँ, हम लोग भटक गए, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में और तो एकेडमी की ज़िंदगी के बारे में पूछने लगा। आगे और किस तरह की, जैसे मतलब अगर तुम्हें लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को तुम्हारे थ्रू और जो समस्याएँ आती हैं, मतलब फिर से ऋषभ ने वो पेज खोल लिया है कि जो मैं किताब और जो पूरा डेटा प्रिपेयर्ड है। लेके आया वो बीच-बीच में चेक करके पूछता रहूँ। हाँ जी। तो उसके बाद एक चीज़ और रहती है कि टाइम मैनेजमेंट आपने बताया, तो कितने टाइम में हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हम 2-2 साल लेके बैठे रहें या 1 साल, 6 महीने, कितने टाइम में हमारा एनडीए हो जाएगा? ऋषभ, वही मैंने जैसे बोला ना कि ये किसकी गाइडेंस में हो आप? गाइडेंस बहुत, जैसे आप इस एकेडमी में जैसे आपने शेड्यूल बताया कि आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, 7 बजे आप ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हो और फिर 8 बजे क्लासेस शुरू हो जा रही हैं। तो आपका एक शेड्यूल बना हुआ है। अब ऐसे जो शेड्यूल फॉलो कर रहा है उसने अपने सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल भी बनाए होंगे। और ऐसे लोग ना अपना टारगेट बना के रखते हैं, कितने दिनों में मैं ये सब्जेक्ट कर लूँगा, उसका पीवाईक्यू लगा लूँगा, उसका प्रैक्टिस मॉक प्रैक्टिस कर लूँगा। तो अगर देखिए हम सब्जेक्ट जो जितने में बच्चे ने क्लियर किया है वो 6 से 8 महीना होता है। 6 से 8 महीने में आपका सारा सिलेबस जो है वो थॉरली हो जाता है, इवन रिवाइज़ भी कई बार हो जाता है। बट मैंने वही कहा कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी है और हमें शेड्यूल्ड रहना है। प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रैक्टिस जैसे अभी मुझे लगता है कि आप लोग का मॉक टेस्ट भी होता है। हाँ जी। तो अब जैसे जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आपने लगाया, उसका एनालिसिस किया, तो वो बेहतर तरीका होता है, वो उससे आपको पता चलता है कि हमें अच्छा, मतलब मॉक टेस्ट भी इम्पोर्टेंट होते हैं कि जैसे हमारे मतलब मैं जूनियर से बात करता हूँ कि आपको क्या सोचते हो, तो वो कहते हैं भैया टेस्ट नहीं पसंद, टेस्ट देना पसंद नहीं है। टेस्ट में क्या होता है कि मार्क्स नहीं आते फिर बुरा लगता है, तो हमें टेस्ट देना नहीं पसंद। तो मतलब टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वैसे ही है कि आप जितना प्रैक्टिस ग्राउंड में जितना पसीना बहाओगे ना, बैटलफील्ड में उतना ही कम खून बहाओगे, ऐसा बोलते भी हैं। तो जैसे अगर आप मॉक टेस्ट फॉलो कर रहे हो तो आप हर समय एक वीकली हो या 2 दिन में, 3 दिन में, जैसा भी मॉक टेस्ट हो रहा है, तो आप ना सेम रियल टेस्ट से गुजर रहे हो। रियल टेस्ट ही है वो एक तरीके का, बट वो प्रैक्टिस का टेस्ट है। तो मतलब आपको एक आपको तरह टाइम से मैनेजमेंट आ जाता है, आपको फिर से एक जैसे क्वेश्चंस की डेप्थनेस का पता लगने लगता है, क्योंकि जो भी मॉक पेपर सेट कर रहा है वो तो वो एग्ज़ाम पता लग ये, जाता है कि आपको इस टाइम में ये ख़त्म करना है, वरना हाँ। फिर आपका बाकी पेपर छूट और जाएगा। उससे भी एक और चीज़ पता चलती है कि जैसे लेट्स सपोज आपने मैथमेटिक्स में अच्छा किया और आप बाकी सब्जेक्ट में सब में अच्छा कर रहे हो, आपके हिस्ट्री में 2-3 मॉक में हिस्ट्री में या जो जीएटी का पेपर पार्ट 2 है, उसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं, तब आप समझ जाते हो कि हाँ, कहीं तो प्रॉब्लम है, कहीं तो मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इनको लाइटली ले रहा हूँ या साइंस को लाइटली ले रहा हूँ। तो फिर से आप उनको भी मजबूत करने की कोशिश करते हो। तो ये मतलब आपको गैप बताता है कि यहाँ गैप है, इसको फिलअप कर लो। तो मतलब मैं तो फिर वही कहता हूँ, पीवाईक्यू हम इसीलिए देखते हैं ताकि अपना गैप जान पाए। मतलब स्टूडेंट्स को पता लग जाता है कि वो स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी जैसे आप लोग का मॉक आता है तो मुझे लगता है उसकी एनालिसिस भी करवाई जाती है। वो फिर दोबारा क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, आंसर्स, और हाँ, फिर बताया तो जाता ये है। इसीलिए है ताकि लेट सपोज़ अगर आपका वो टॉपिक कमज़ोर है, जैसे हमें पता चल जाता है कि हमने जैसे कोई मॉक बनाया और हमने देखा कि यार हिस्ट्री में बच्चों के नंबर कम है। अब मैं बार-बार हिस्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे मैथमेटिक्स के चैप्टर्स का नाम भी नहीं पता है। तो अगर ऐसे देखें तो जैसे हिस्ट्री में कोई सेक्शन है, जैसे आप लेट सपोज़ कोई रिफ़ॉर्म है, हमने रिफ़ॉर्म के क्वेश्चन डाले उसमें, सोशल रिफ़ॉर्म के, और बच्चों ने उसमें काफ़ी गलतियाँ करी। तो फिर हम एनालिसिस से पता करते हैं कि इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन के बीच में या ये नंबर क्वेश्चन हमने सोशल रिफॉर्म का डाला था और बच्चों ने वहाँ गलतियाँ करी हैं, इसका मतलब बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। देन हमने जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनको हम इन्फॉर्म करते हैं, तभी आप लोग की एक्स्ट्रा क्लास संडे भी लगती है। हाँ जी। तो ये वही देन होती है एनालिसिस के बाद कि ये एक्स्ट्रा है, ये करवा दो, क्योंकि संडे आपकी क्लास होती नहीं है मेरे हिसाब से। तो संडे जो एक्स्ट्रा क्लास लगती है वो उसी गैप को फिलअप करने के लिए होता है। ठीक है, बट कई बार आप लोग फेस करते होगे कि यार संडे भी नहीं मिल रहा है, बट रियलिटी ये है कि वो कंप्लीट गाइडेंस का है। अच्छा, तो जैसे हम कई बार सोचते हैं कि हमें एक प्रॉपर टारगेट मिल गया, तो हम उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए अब जैसे कोई टारगेट मिला है कि आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, इससे सारे पीवाईक्यूज करने हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं कि एक दिन में उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर सर ने बोला 2 दिन में होना चाहिए, तो अगले दिन हम फ्री बैठे हैं। तो वो चीज़ सही है कि गलत है? देखो, मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर आप में कैपेबिलिटी है 2 दिन का काम एक एक दिन में करने का तो अच्छी बात है, मगर दूसरे दिन भी उस काम को एक बार रिव्यू जरूर कर लो कि अगर कुछ गैप रह गया है, कुछ छूट रहा है, कोई पॉइंट छूट रहा है, तो उस दिन उसको और बेहतर कर लो। मैं ऐसा नहीं कहता कि पहले दिन आपने ख़राब किया होगा, मगर मैं कहता हूँ कि अ, बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा होती है। आज आप भले 100 में 99 पा लो, मगर आप एक नंबर तो कम है ना, उसको भी आप अपडेट कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो।
बेहतर हमेशा किया जा टच सकता में है। रहना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, हम भूल जाते हैं, भूल जाएंगे अगर हम टच में नहीं रहेंगे तो। ठीक है। अब आपने बताया कि गाइडलाइंस हैं और गाइडेंस मेंटोर सब इम्पोर्टेंट है, बट हमें बुक्स कौन सी लेनी चाहिए इंडियन प्रिपरेशन के लिए? हाँ ये सीबीएसई तो बोल देते हैं कि आपको जो एग्ज़ाम आएगा एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से आएगा, तो हमें इसके लिए किन बुक से प्रिपेयर करना चाहिए अब इंडिया के जैसे लिए? जब आप पीवाईक्यू देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ से हम डेटा बना रहे हैं। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पीवाईक्यू रखो। पीवाईक्यू आप कोई भी ले सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप यूपीएससी की वेबसाइट पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, या आप पीवाईक्यू का सॉल्यूशन ले लो कहीं से, जैसे किसी भी ब्रांड का ले लो। मैं ब्रांड नेम नहीं लूँगा, बट आप किसी भी ब्रांड का ले लो, पीवाईक्यू आप ले लिए, उसका सॉल्यूशन भी है उसमें, वो आप रीड करते रहो रेगुलर। एंड देन एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बेसिकली जीके वाले पोर्शन में। तो आपको क्लास 9th और 10th की। अच्छा, अब आप जैसे, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ बट आप बोलो। आप क्लास में कई बार बोलते हो कि हिस्ट्री डिफरेंट होती है हर जगह की, कि आप कहीं जाओगे तो आपको कुछ और डेट बताई जाएगी, कहीं जाओगे तो कुछ और डेट है, वो स्टोरीज के बिहाफ पे होता है। तो उसके लिए यूपीएससी कहाँ से मानती है कि आपने ये लिखा तो ये सही है, तो यूपीएससी क्या बोलते हैं कि अब आप ये जैसे चीज़ सही है? यूपीएससी, आप जैसे लेट सपोज, आप एक बहुत फेमस किताब है बच्चों के बीच में, लूसेंट। हम्म। और लूसेंट में क्या है कि कुछ, मैं ऐसा कहता हूँ कि ये ह्यूमन एरर होती है, एक दो गलतियाँ हो सकती हैं कहीं से भी, बट बेस्ट कहाँ पे होता है? कोर एनसीईआरटी। तो कभी क्लेम भी करना होगा यूपीएससी को, तो आप बताओगे कि आप ही गवर्नमेंट की ही बुक है, सीबीएसई की एनसीईआरटी, अगर इसमें ये लिखा हुआ है तो आप ऐसे नहीं पूछ सकते। तो एनसीईआरटी ही देखनी चाहिए। बट अब उसमें भी बच्चों के लिए जैसे कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में अच्छी नहीं लिखी, मतलब ऐसा मैं नहीं कहता एनसीईआरटी अच्छा नहीं लिखा है, बट वो बहुत कंसाइज होता है, बच्चे समझ नहीं पाते, तो उसके लिए साइड बुक लेते हैं। बट एनसीईआरटी बहुत मस्त एनसीईआरटी है, मस्ट है। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी जो नहीं पढ़ता, मैं उसे मानता हूँ कि उसके गलतियाँ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। एनसीईआरटी लिखता है टू द पॉइंट, कंसाइज एंड कॉन्सेप्चुअल। एनसीईआरटी अब उसमें भी डिपेंड करता है कि अब ऐसा नहीं, जैसे बच्चों को मैंने देखा है कि बोल दिया हमने कि हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़नी है, तो क्लास 6 से लेके पूरी 12th तक की हिस्ट्री एनसीईआरटी ले, ऐसा नहीं है। लिमिटेड चैप्टर्स कहाँ से पढ़ना चाहिए, जैसे मैं आपको सोशल रिफॉर्म की बात करूँ तो सोशल रिफॉर्म क्लास 8th में अच्छा लिखा हुआ है। आप उतना सोशल रिफॉर्म पढ़ते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, फिर आप कहीं से भी पढ़ लो, आपको बेसिक डेट्स मिल जाएंगे, फाउंडर्स के नाम मिल जाएंगे, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई, आप कहीं से भी अब डेटा देख लो। अब यही चीज़ें हमें तैयार कैसे करनी है कि हम उसको एक एज अ स्टोरी, एज अ डिस्क्रिप्टिव चीज़ें तैयार करें, कि हम पॉइंट्स बना के तैयार करें उसे? अब हाँ, अब आपका ये एग्ज़ाम जो है ना ऑब्जेक्टिव है, तो आपका हाँ। कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा। आपको स्टोरी में समझना है, आप स्टोरी में समझो, आप पॉइंट में समझ पाते हो पॉइंट में समझो, ये आपकी चॉइस है। बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो सवालों का सिलसिला जारी है ऋषभ की तरफ से, और सो ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी बहुत डाउट था इसको लेकर कि एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोचिंग इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? सी ये वैसे ही होता है जैसे बचपन में हमें हमारे पेरेंट्स, जैसे आपने बताया दूध पीना मुझे पसंद नहीं था, तो अभी आप कह रहे हो कि मुझे पसंद है। पेरेंट्स हमें तब भी बता रहे होते दूध पीना है तुझे, पीट के पिलाते थे। मैं तो अभी जैसे मैं अपने घर में छोटे बच्चों को देखता हूँ तो मदर उनको पीट के पिला रही होती है, कई बार वो नहीं पीते, गिरा दिया, फेंक रहे हैं। तो अ, जिन्होंने समझा कि उसकी इम्पोर्टेंस है और बच्चों को नहीं समझ, तो ऐसे कंडीशन में मेंटरशिप भी, मतलब आपने पूछा कि कोचिंग ज़रूरी है या नहीं है, ये डिपेंड करता है आप में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको पहले से ही पता है, आपको पेरेंट्स ने बताया कि दूध पीना चाहिए, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें बेनिफिट देगा, और आप समझ गए, आप दूध पीने लगे, तो इसका मतलब ठीक है, आपको पीने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार भी बता दिया गया। ऐसे ही बच्चे भी हैं, जैसे लेट सपोज हमने उन्हें बोल दिया कि पीवाईक्यू देखना है, ये बुक देखना है, अब उसमें अंडरस्टैंडिंग है, डिसिप्लिन है, करेज है, और समझता है चीज़ों को, तो मैं फिर कहता हूँ कोचिंग नीडेड नहीं है। बट ऐसा बहुत कम बच्चों में होता है। यहाँ पे अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि बहुत कम टाइम मिल रहा है, एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें गाइडेंस में रहना पड़ेगा। जैसे अब मैं ये क्वेश्चन खुद से ना बता के मैं आपसे ही पूछ लूँ कि सुखोई, जहाँ अभी हम बैठे हैं जिस चैनल पे, जिस पॉडकास्ट में हम, यहाँ आने के पहले आपकी लाइफ और आज की लाइफ में कुछ अंतर आपको दिखता है? ऑब्वियसली दिखता है, बिकॉज पहले कोई प्रॉपर टाइम नहीं था,
हमें बस पता था कि अब जैसे डे बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, तो बस पता है कि सुबह स्कूल जाना है, वापस आना है, घर पे आके खाना है, फिर शाम को फिर निकल जाना है दोस्तों के साथ खेलने के लिए, और पढ़ाई का टाइम मिले तो रात को कर लेनी है, वरना इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, कर लेंगे जब करनी होगी। छोटी क्लासेस में तो यही होता है। तो उसके बाद अब ये रहता है कि अब यहाँ पे आके ऐसा है कि हमें प्रॉपर टाइम पता लग गया कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हर जगह ये है कि पंक्चुअलिटी है कि इस टाइम पे आना है तो इस टाइम पे आपको पहुँचना है वहाँ पे। मतलब ये वही बात हो गई कि मेंटरशिप नीडेड है। हम्म। आप किसी के गाइडेंस में हो, किसी के कंट्रोल में हो, तो अगर आपका मुझे लगता है कि अगर आपको कोई बैठ के मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है आपको, सर्विलांस में है आपकी, आप पढ़ रहे हैं या नहीं, तो आप 3 दिन अवॉइड कर सकते हो। किताब सामने खुली रहेगी तो आप अवॉइड 3 दिन कर सकते हो, चौथे दिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि लगेगा यार जब किताब सामने खुली ही है तो पढ़ ही पढ़ो। लो। तो इसीलिए गाइडेंस ज़रूरी है, बट वो बच्चे जो जिन्हें लगता है वो खुद से भी कर सकते हैं, तो वो खुद से भी करने में कोई बुराई नहीं है। बट गाइडेंस से क्या होता है कि आपकी जो श्योरिटी है वो और बढ़ जाती है। तो ये है, मतलब गाइडेंस लेनी चाहिए, गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल लेनी चाहिए। कोचिंग अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कर रहे हैं या आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो आप बिल्कुल कोचिंग लेना ज़रूरी है। मैं तो ज़रूरी बोलता हूँ, एक बार तो लेना ही है, ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, आपके पीवाईक्यू हो जाएंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तब आप एक प्रॉपर मतलब कोचिंग आपको एक पाथ दिखा देती है कि हाँ आपको इस पे चलना है, तो आप मतलब काफ़ी चांसेस बिल्कुल, आप बढ़ पजल नहीं जाएंगे। होगा, आपका ब्रेन पजल नहीं होगा। तो इसका बेनिफिट मतलब मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कोचिंग के बाद ही ज़्यादा बच्चों का होता है। और इसके बाद जैसे ये तो रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी की भी कोचिंग लेनी ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर रैंडम टास्क आपके सामने आया तो हो सकता है आप ना उतना प्रिपेयर हो पाओ। तो एसएसबी के लिए भी गाइडेंस मेंटरशिप जरूर लेना चाहिए। मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि आप कोई चीज़ खुद से सीखो, उसमें काफ़ी टाइम जाएगा, उसमें गलत करोगे, फिर सही करोगे, फिर गलत करोगे, आपको कोई बता दे कि यहाँ यहाँ आप गलत कर सकते हो, तो आप उन हर्डल से, उस प्रॉब्लम से निकल जाते कि आपको ये पॉइंट पे ध्यान देना है, आप हो। इसको अच्छे बिल्कुल से करो, बिल्कुल। बाकी टाइम आप इजी थोड़ा चल सकते हो, हाँ तो बट टच में हर हर बार रहना। बिल्कुल। और कोई दैट्स समस्या? ऑल, थैंक यू सर। तो ऋषज, मतलब ये जो तुमने क्वेश्चन पूछे ये बहुत रियल क्वेश्चन है। मतलब इसे हम ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन नहीं आता हो। ये छोटे बच्चे जो हैं, मैं कहता हूँ जो सेकंड थर्ड में भी हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बनता है। और हाँ, आर्म फोर्सेस में जाना सभी का ड्रीम होता है। और अभी हमने स्पेशली समझा कि एनडीए के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी शुरू करने के पहले किस किस तरह के चैलेंजेस और किस किस तरह के अपडेट की रिक्वायरमेंट होती है किसी को भी। तो आज हम इस पॉडकास्ट में हमने सीखा है, जाना है, और आने वाले सीरीज़ में हम एसएसबी के भी, जैसे ऋषज ने पूछा था कि सर एसएसबी, मैंने उसमें थोड़ा बहुत शॉर्ट आंसर दिया, क्योंकि एसएसबी इज़ अ 5 डे प्रोसेस, उसमें मल्टीपल इवेंट्स हैं। तो मल्टीपल इवेंट समझाने में हमारे जितना पॉडकास्ट में टाइम गया वो चला जाता, तो हमने उसे थोड़ा अवॉइड किया, उसे हमने थोड़ा कट किया। बट येस, आगे हम ऐसे ही कई सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के साथ जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर एक बार क्यूरियसिटी जगती है। तो ओके, आप एक काम और कर सकते हैं। अगर लेट सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने इस कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी बातें लिखिए, अपनी बातें शेयर करिए। एंड मुझे लगता है कि रिसर्च के लिए आप सभी को एक हार्ट सिंबल, या जो भी इस एस्पिरेंट को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यस, वो जो यंग जो बच्चों की पर्सनैलिटी होती है आर्म फोर्सेस में, डिफेंस में, वो इसमें दिखती है। तो रिसर्च के लिए तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आप करना चाहो, मतलब वो आपकी चॉइस है। कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं कि इसकी कैप अच्छी लग रही है, या मतलब दिस इज़ योर चॉइस एंड दिस इज़ वेरी फैबुलस एस्पिरेंट, और बहुत अच्छा करता है ये। और ऐसे ही पॉडकास्ट में मिलते रहेंगे। आज के लिए मैं इसे क्लोजअप करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड सब्सक्राइब द चैनल।